हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आप लोग के लिए पब्लिक फाइनेंस के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। मैंने पहले भी इससे वीडियोस अपलोड की हुई हैं और आपने नहीं देखी है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक अलग से चैनल पर प्लेलिस्ट अपलोड है। आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक कर दीजिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। शिक्षा, दूरसंचार तथा यातायात पर किया गया व्यय कहलाता है। द एक्सपेंडिचर incurred on education, telecommunication and transport is called variable expenses, constant expenses, administrative expenses, social expenditure। तो क्वेश्चन में जो आपसे कह रहा है कि जो शिक्षा है या दूरसंचार यातायात पर जो एक्सपेंस किए जाते हैं, जो व्यय किए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं। तो आपने पढ़ा होगा क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो लोक व्यय होते हैं उनका वर्गीकरण। तो बहुत से आधार हैं, बहुत से बेसिस पे इसको क्लासिफाइड किया गया है। यहाँ पर जो आपसे शिक्षा, दूरसंचार, यातायात को पूछ रहा है कि किस तरह के व्यय होते हैं, तो ये हो जाता है आपका चल व्यय यानी कि वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो चल व्यय होते कौन से हैं? जो वेरिएबल एक्सपेंसेस होंगे उसमें जो जनता द्वारा सेवाओं का उपयोग में वृद्धि की जाती है, तो उसके साथ साथ इन व्ययों में भी वृद्धि होती जाती है। जैसे कि आपकी एग्जाम्पल यही हो जाएगा, डाक सेवा है, शिक्षा है, यातायात की सुविधाएं हैं, चिकित्सा सुविधाएं हैं, ये सब। इसमें क्या रहता है, जैसे जैसे जो पब्लिक होगी इन सर्विसेज को ज्यादा से ज्यादा यूज करेगी, वैसे वैसे क्या होता है, इनमें भी एक्सपेंसेस में वृद्धि होती जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब सार्वजनिक व्यय बढ़ते हैं तो जनता को इसका बोझ किस रूप में उठाना पड़ता है। When public expenditure increases, in what form does the public have to bear its burden? P. Taxes on the price of services, all of the above। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जैसे जैसे जो सार्वजनिक व्यय है वो बढ़ते जाते हैं, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है बढ़ते जाते हैं, तो उसका बोझ इनडायरेक्टली आता तो जनता पर ही है, क्योंकि गवर्नमेंट बढ़ाती है तो उसके बाद वो किसी न किसी तरह इनकम का भी तो अपना सोर्स करेगी, तभी तो वो एक्सपेंस कर पाएगी। तो यहाँ पर वो कैसे जो है उसका बोझ उठाता है, जो लोग होते हैं, पब्लिक होती है, शुल्क भी बढ़ जाते हैं, कर भी बढ़ जाते हैं, और जो सर्विसेज होती है उनकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। अगर आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं फूड को, तो एक बार देखिएगा उसमें सर्विस चार्ज कितना ज्यादा बढ़ चुका है आज के टाइम पे। अगर आपने नोटिस किया है तो मुझे कमेंट करिएगा, काफी बढ़ गया है। तो जिस वजह से भी क्या होता है, क्योंकि पब्लिक एक्सपेंडिचर जैसे जैसे सरकार के व्यय बढ़ रहे हैं सार्वजनिक क्षेत्र में, पब्लिक में, वैसे वैसे जो कर है वो भी बढ़ाए जा रहे हैं, टैक्सेस बढ़ाए जा रहे हैं, फीस बढ़ाई जा रही है, साथ ही जो सर्विसेज है उनकी भी वैल्यूज बढ़ रही हैं। तो तीनों ही रूप में जो जनता होती, पब्लिक होती है, उसका बोझ उसको ही उठाना पड़ता है। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कर जिसका बोझ दूसरों पर डाला जा सकता है कहलाता है। अ टैक्स द बर्डन ऑफ विच कैन बी शिफ्टेड ऑन टू अदर्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, वेल्थ टैक्स, नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि ऐसा टैक्स जिसको आप दूसरों पर शिफ्ट कर सकते हैं, जिसको आप दूसरों पर डाल सकते हैं, वो कौन सा होता है या क्या कहलाता है। अप्रत्यक्ष कर होगा, प्रत्यक्ष कर होगा, धन कर होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिसका जो कर भार है वो आप दूसरों पर ट्रांसफर कर सके, दूसरों पर शिफ्ट कर सके, वो कहलाता है आपका अप्रत्यक्ष कर, इनडायरेक्ट टैक्स। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय अर्थशास्त्री ने सार्वजनिक व्यय का वर्गीकरण दिया है। विच इंडियन इकोनॉमिस्ट हैज गिवन द क्लासिफिकेशन ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। यहाँ आपको बताना है कि जो क्लासिफाई किया है सार्वजनिक व्यय को, किस अर्थशास्त्री, किस भारतीय अर्थशास्त्री ने किया है। डॉक्टर V.K.R.V. राव ने, डॉक्टर मार्गोनिस ने, J.K. मेहता ने, राजा जे चलैया ने। तो इसको किसने वर्गीकृत किया है? वो हो जाएंगे J.K. मेहता। J.K. मेहता ने इसका वर्गीकरण किया था, जो कि एक भारतीय अर्थशास्त्री थे। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत का वैज्ञानिक विश्लेषण किया है। Who did a scientific analysis of the principle of maximum social benefit? केन्स, डाल्टन, मार्शल, J.K. मेहता। जो अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत है उसका जो वैज्ञानिक विश्लेषण किया था वो किसने किया था? वो हो जाएंगे डाल्टन। डाल्टन ने इसका विश्लेषण किया था। अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धांत है क्या, इसको पहले भी मैंने क्वेश्चंस काफी अपलोड किए हुए हैं। इसमें रहता है कि जो भी व्यय किए जा रहे हैं इस तरह से किए जाएं या राजस्व की वो सर्वोत्तम प्रणाली को अपनाया जाए, जिससे कि जो राज्य होता है वो अपने कार्यों द्वारा ज्यादा से ज्यादा समाज का कल्याण कर सके, ज्यादा से ज्यादा सोशल वेलफेयर में काम किया जा सके। यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिति काल में सरकार की व्यय नीति होनी चाहिए। द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पॉलिसी शुड बी इन द पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन। यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इन्फ्लेशन की सिचुएशन है तो उस सिचुएशन में जो गवर्नमेंट अपनी
एक्सपेंडिचर की पॉलिसी बना रही है, एक्सपेंसेस की पॉलिसी बना रही है, वो किस तरह की होनी चाहिए। डिक्रीज ऑन अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर, प्रमोशन ऑफ क्विक प्रोडक्शन स्कीम्स, डिक्रीज ऑन अननेसेसरी एक्सपेंडिचर, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इन्फ्लेशन की स्थिति है तो वहां पर गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाएगी वो किस तरह की होनी चाहिए। तो उस पॉलिसी में इन तीनों ही चीजों पर ध्यान देना चाहिए। इन तीनों ही चीजों में जैसे कि आपका अनुत्पादक व्यय, ऐसे जो चीजों पर किया जा रहा है एक्सपेंसेस जिससे कि कुछ प्रोडक्टिव नहीं हो पा रहा है, यानी कि जो आगे आपके और काम नहीं आने हैं, एक बार आपने उनको व्यय किया उससे कुछ और चीजें नहीं आ रही हैं, तो वो अनुत्पादक व्यय होते हैं, तो हमें कटौती करना चाहिए, सही है। कुछ नया प्रोडक्शन बन सके इसके लिए कुछ नए स्कीम्स चलाएं, सही है। और जो अनावश्यक व्यय है जहां पर कटौती की जा सकती है तो उसको भी कम करना चाहिए। तो तीनों ही जो नीतियां हैं वो अपनानी चाहिए। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंप प्राइमिंग का आशय होता है, पंप प्राइमिंग मीन्स स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, लार्ज अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, कीपिंग द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर कांस्टेंट, नन। तो पंप प्राइमिंग जो है उसमें क्या आशय है उसका कि अल्प मात्रा में किए जाने वाले व्यय, अधिक मात्रा में किए जाने वाले व्यय, या फिर व्यय की मात्रा को स्थिर ही रखा जाए, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो क्या होता है इसका मतलब कि जो एक्सपेंडिचर किए जा रहे हैं वो स्मॉल अमाउंट में किए जाए, वही कहलाता है पंप प्राइमिंग। एक आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धविकसित तथा गरीब देशों के लिए आप किससे सबसे उपयुक्त सारणिव्यय का सिद्धांत मानेंगे। फॉर सेमी डेवलप्ड एंड पुअर कंट्रीज विच वन शुड यू कंसीडर टू बी द मोस्ट सुटेबल प्रिंसिपल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। बैलेंस्ड इनकम एक्सपेंडिचर प्रिंसिपल, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ एक्सेस, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपके कुछ सिद्धांत दे रखे हैं, आपसे ये पूछा है कि अगर इस तरह की कंट्री है जहाँ पर की जो अर्ध विकसित है और जो पुअर कंट्री है वहाँ पर के लोग काफी पुअर हैं, तो ऐसे सिचुएशन में वहाँ पर जो गवर्नमेंट होती है उसे किस तरह का सारणिक व्यय का सिद्धांत अपनाना चाहिए। संतुलित आय व्यय का, समान वितरण का, आधिक्य का, या फिर उपयुक्त सभी तीनों ही अपना सकती है। तो इसमें करेक्ट क्या होता है, समान वितरण का, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल, यानी जितने भी लोग हैं सबको समान रूप से चीजें मिले, जिससे कि उसमें एक इक्वलिटी आए, यानी कि कोई बहुत ज्यादा जो बीच की खाई बन जाती ना कि एक अमीर हो गए तो गरीब हो गए, बीच में एक असंतुलन आ जाता है, वो समाप्त हो जाए और सबको समान रूप से चीजें मिले। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आय के वितरण की असमानताओं को दूर किया जा सकता है। इनइक्वालिटीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैन बी रिमूव्ड बाय रिफॉर्मिंग द टैक्स स्ट्रक्चर, फैक्टर, ग्रांट, ऑल ऑफ द अबव। तो जो आय के वितरण में असमानता है, यानी कि किसी की बहुत ज्यादा इनकम है, बहुत कोई ज्यादा अमीर है, कोई बहुत गरीब है, तीन तरह की जो चल रही हैं, तो उसमें जो असमानताएं हैं उनके वितरण में कैसे उसे दूर किया जा सकता है। कर ढांचे में सुधार के द्वारा, उपादान द्वारा, अनुदान द्वारा और उपयुक्त सभी। तो इन तीनों ही मेथड से दूर किया जा सकता है आय की असमानताओं को। टैक्स का जो स्ट्रक्चर है, तो भारत में तो प्रगतिशील कर की दरों से ही टैक्स लगता है, प्रोग्रेसिव रेट से लगता है, 5%, 10%, 15%। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ती जाती है वैसे वैसे ज्यादा टैक्स लगता जाता है। और उपादान द्वारा जो फैक्टर्स हैं, जो उत्पादन के साधन होते हैं, उन सबको भी समान रूप से वितरित किया जाना। अनुदान द्वारा की जो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर गवर्नमेंट आज भी सब्सिडी देती है, ग्रांट देती है, जिसकी वजह से वो मार्केट में कम रेट पर मिल रही हैं। तो तीनों ही होते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुत्पादक कार्यों पर व्यय किया गया सार्वजनिक ऋण प्रभावित करता है। पब्लिक डेब्ट स्पेंट ऑन अनप्रोडक्टिव वर्क अफेक्ट्स द प्रेजेंट जनरेशन टू द फ्यूचर जनरेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी। ऐसे व्यय जो अनुपादक प्रकृति के होते हैं उसके लिए अगर सार्वजनिक ऋण लिया जा रहा है, पब्लिक डेब्ट लिया जा रहा है, तो इससे कौन सी जनरेशन इफेक्ट ज्यादा होगी, करेंट जनरेशन होगी या फिर फ्यूचर जनरेशन होगी। तो यहाँ पर जो आज हम गवर्नमेंट जो हमारी है वो अगर पब्लिक डेब्ट लेती है तो करेंट में उसका भार ना पड़ करके जो फ्यूचर जनरेशन, आने वाली जनरेशन होती है उसके ऊपर पड़ता है। तो उसको पूरा करने के लिए, रिकवर करने के लिए गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगाने लगेगी, गवर्नमेंट ज्यादा जो फीस लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से जो आने वाली जनरेशन है, क्योंकि आज तो लिया गया सुधार के लिए, लेकिन भविष्य जो होगा तो चुकाना तो उनको ही पड़ेगा ना फ्यूचर में। तो यहाँ पर एक आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका जो इफेक्ट पड़ता है वो फ्यूचर जनरेशन को पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़कों, रेल मार्गों, दूरसंचार सेवाओं, विद्युत आदि सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय से कौन सी प्रगति होती है। What progress is made by public expenditure on roads, railway, telecommunication services, electricity, etc. Economic, social, speed of development, all of these. तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जब सड़कों का, रेल मार्गों का, जो दूरसंचार सेवाएं हैं, विद्युत सेवाएं, यानी कि वही सारी सेवाएं जो कि मोस्टली पब्लिक यूज करती है, उस पर गवर्नमेंट एक्सपेंसेस कर रही है, तो वहां से किस चीज की प्रगति होती है, उसकी आर्थिक प्रगति होती है, विकास की गति बढ़ती है, या फिर ये सभी।
तो यहाँ पर क्या रहेगा, इन सभी चीजों में वृद्धि होती है। आर्थिक गति कैसे होगी, इकोनॉमिक इस तरह से होती है कि जब सड़कों अच्छी होंगी तो ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं अच्छी मिल पाएंगी, तो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेकर के सामान को जाया जा सकता है। दूर दूर क्षेत्रों में जहाँ पर प्राकृतिक संसाधन जो नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे अच्छे हैं वहां पर हम अपनी फैक्ट्रीज को लगा सकते हैं। तो वहां पर जो हमारा रॉ मटेरियल है उसको लाना ले जाना या जो फिनिश फूड्स है उसको लेकर के आना आसान हो जाएगा। टेलीकम्युनिकेशन में तो आसानी से जो कम्युनिकेशन है उसको किया जा सकता है। साथ में जो इलेक्ट्रिसिटी की अगर विकसित होगी तो भी आपके लिए बेनिफिशियल होता है कि वहाँ पर जो कारखाने हैं वहाँ पर काम ज़्यादा अच्छे ढंग से हो पाता है। रेल मार्ग हैं अगर वो विकसित हो रहे हैं तो दूर दूर अब तो हर जगह जो आपकी मालगाड़ियाँ वो चल रही हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाना आसान होता है। तो सारी चीज़ें जो होती हैं वो ईजी हो जाती हैं। तो इस तरह से आपका क्या रहेगा, बिजनेस अच्छे से चल पाता है तो आर्थिक प्रगति होगी, सामाजिक तो होगी क्योंकि आपकी जो रहन सहन का स्तर है वो भी बढ़ेगा, विकास की गति तो बढ़ती ही बढ़ती है। तो तीनों चीजें ही हो जाती हैं। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट को मास्टर वित्तीय योजना, मास्टर फाइनेंशियल प्लान किसने बताया? हु टोल्ड द बजट एज मास्टर फाइनेंशियल प्लान? टेलर, डाल्टन, ब्रिंडले, रेनीस्टोन। तो क्वेश्चन में कह रहा है जो बजट होता है उसको एक तरह से मास्टर फाइनेंशियल प्लान किसने बताया था? बजट होता क्या है, बजट में जो गवर्नमेंट के द्वारा जितने भी एक्सपेंसेस किए जाने वो दे रखे होते हैं, प्लस जो भी गवर्नमेंट को जहां से भी इनकम हो सकती है वो सारी चीजें दे रखी होती हैं। फ्यूचर से रिलेटेड होता है कि फ्यूचर में कितनी एक्सपेंसेस करेंगी और उस एक्सपेंसेस के लिए कहाँ से गवर्नमेंट के पास इनकम आएगी। तो ये चीजें रहती हैं बजट में आपकी, भविष्य के लिए एक अनुमान होता है बजट। तो उसको मास्टर वित्तीय योजना किसने कहा है? तो वो हो जाएंगे जो टेलर हैं उन्होंने कहा है। तो एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट सरकारी ब्यौरा होता है जब द बजट इज द ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ गवर्नमेंट्स लोन ट्रांजैक्शन, इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, फॉरेन पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ द गवर्नमेंट। तो अभी मैंने आपको बता ही दिया। तो इसमें क्या रहता है, जो बजट होता है उसमें सरकार की सभी आय व्यय का एक तरह से ब्यौरा रहता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। द फाइनेंस कमीशन इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर। यहाँ पर आपको बताना है कि किस आर्टिकल के अंतर्गत जो भारत का प्रेसिडेंट है वो फाइनेंस कमीशन को बनाता है। आर्टिकल 262, आर्टिकल 315, आर्टिकल 280, आर्टिकल 261। तो किसके अंतर्गत बनाया जाता है? ये आर्टिकल जो 280 है, आर्टिकल 280 उसके अंतर्गत बनाया जाता है जो आपका वित्त आयोग है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का कार्य क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन? रिकमेंडेशन फॉर बजट, फाइनेंशियल कोऑपरेशन बिटवीन स्टेट्स, फाइनेंशियल ग्रांट्स टू वल्नरेबल सेक्शन, recommendations on distribution of tax revenues between the union and the states and amongst the states themselves। तो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ये जो फाइनेंस कमीशन वित्त आयोग बनाया जाता है तो इसका कार्य क्या होता है, क्यों बनाया जाता है? बजट की सिफारिशें करने के लिए, राज्यों के बीच वित्तीय सहयोग के लिए, कमजोर वर्ग को वित्तीय अनुदान देने के लिए, या फिर जो संघ और राज्य हैं उनके बीच में, या फिर जो स्वयं राज्यों के बीच कर राजस्व का जो वितरण होता है उसकी सिफारिश करने के लिए कि किस तरह से किया जाए। तो जो वित्त आयोग बनाया जाता है तो मेनली उसका जो ये काम होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और जो स्टेट्स होते हैं या फिर आपस में स्टेट्स के बीच ही जो टैक्स राजस्व है यानी जो टैक्स रेवेन्यू आता है उसको बांटा जाए। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और फ्रेंड्स ऑफ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।